Okay, it's almost 7 p.m. Good evening, everyone. I hope I'm audible to everyone. Please confirm the same in the chat box and please put your attendance, everyone. Okay. प्रियंका मॅम, तुमच्यासाठी एक रिक्वेस्ट आहे की काय करा, आता हा जो क्लास आहे ना 9चा, याचा टायमिंग 1 तासाऐवजी 1.5 तास करा. म्हणजे लिंक एडिट करा आणि 1.5 तास टायमिंग करा. आज लेक्चर थोडंसं एक्स्ट्रा असणार आहे. ओके मॅम? ओके, थँक्यू. चला, ठीक आहे. सो स्टुडंट्स, तुम्हाला टाइम टेबल मिळालेला आहे. ओके, एव्हरीवन हॅज गॉट द टाइम टेबल and your exam is on, I think, next Wednesday, isn't it? So there won't be any class of our mathematics 1 before the exam. This is the last class before the exam, correct? So what we will do in this class, we have only one chapter left out of our syllabus, that is 7th chapter, and which is of second semester, barabar? So we can hold that syllabus. So what we will do in this today's lecture, we will revise all the 3 chapters or the 4 chapters to practices. Okay, so today's class will be of revision only. Okay, so we will revise all the things, and as this is a revision, the answers should come from you, and that too quickly. Okay, so everyone will respond in the chat box quickly. Okay, so one more thing, have I show you the demo of exam? मैंने आप लोगों को डेमो दिखाया है कि आपकी एग्जाम किस तरह की रहने वाली है? सिर्फ मैंने आपको बताया है. ओके, I just told you, but I think I have not shown you the demo. Okay, so yeah, थोड़ा सा हम 1-2 चैप्टर्स का रिवीजन करेंगे, और जब आप बोर होने लग जाओगे थोड़ा सा, तब मैं आपको डेमो दिखाऊंगा. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, we will just start the revision, and then in break I will show you the demo. Okay, and today's class is going to be of 1.5 hour. Is that okay with everyone? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर ये हमारा क्लास 1 घंटे की बजाय 1.5 घंटा चले या फिर 2 घंटा चले? ओके, सो आई विल कम. ओके, गुड. सो किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो वी विल रिवाइज कंप्लीट सिलेबस दैट इज गोइंग टू बी अपीयर इन योर एग्जाम. ओके, चलो ठीक है. So I think my screen is visible. Okay, this is the first page. Yeah, so let's go to the syllabus first. So what will be your syllabus? See, ये जो 3 चैप्टर्स है, ये 3 चैप्टर्स कंप्लीटली आपके एग्जाम के लिए है. लेकिन ये जो 4 चैप्टर है, 4 चैप्टर में से प्रैक्टिस सेट 1 एंड प्रैक्टिस सेट 2, ये 2 प्रैक्टिस सेट तक ही आपको आएगा. ओके, और ये जो 3 चैप्टर्स है, फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर एंड थर्ड चैप्टर, इनके प्रैक्टिस सेट्स में भी कुछ क्वेश्चंस आएंगे, और जो प्रॉब्लम सेट रहते हैं चैप्टर के लास्ट में, जो प्रॉब्लम सेट रहते हैं, उन प्रॉब्लम सेट में से भी कुछ क्वेश्चंस आएंगे. ओके, सो यू हैव टू प्रिपेयर फॉर एवरीथिंग. मतलब आपको सब कुछ प्रिपेयर करना है. यू हैव टू फोकस ऑन प्रॉब्लम सेट एज वेल. सो आपकी एग्जाम 30 मार्क्स की रहने वाली है, और किस तरह की एग्जाम आपको देनी है ये मैं आपको बताऊंगा. सो वी विल रिवाइज दीज 3 और दीज 4 चैप्टर्स. ओके, इन दिस let us say 1.5 hour or 2 hours. Okay, so our first chapter is set. So we have seen the definition of set, कि मतलब कोई भी ऐसा ग्रुप जो कि फिक्स हो, और हम उसको मतलब फिक्स बता सके कि इस ग्रुप में ये एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा या फिर नहीं. सो दैट विल बी कॉल्ड एज द सेट. ओके, फॉर एग्जांपल, अगर हम कुछ एग्जांपल लेना चाहे, सो लेट अस से लिस्ट ऑफ डेज इन अ वीक. ओके, अगर हम एक वीक के डेज अगर हम पकड़े, तो इज इट अ सेट और नॉट? यस और नॉट? इज इट अ सेट और नॉट? लिस्ट ऑफ डेज इन अ वीक मतलब एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं. सो if we make a list, that is yeah, it is a set. Okay, it is a set. But if I ask you, or if I tell you that you have to make a list of strong forts in Maharashtra. Okay, strong forts in Maharashtra, will that be a set? Will that be a set? Is it a set? It is not a set. Okay, जिन लोगों को कंफ्यूजन है वो क्लियर कर लो. दैट इज नॉट अ सेट, बिकॉज स्ट्रॉन्ग फोर्ट की जो डेफिनेशन है दैट चेंजेस पर्सन बाय पर्सन. ओके, अगर मैंने यहाँ पे कितने स्टूडेंट्स अवेलेबल है, लेट अस से
6 or 7 स्टूडेंट्स आर देयर, ओके। सो मैंने आप सब लोगों को बताया कि आप एक लिस्ट बनाइए स्ट्रॉन्ग फोर्ट्स इन महाराष्ट्र। सो आप सब लोगों की लिस्ट सेम नहीं आएगी ना, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फोर्ट जो है मैत्रेय के हिसाब से अलग रहेगा, अनुज के हिसाब से कोई अलग रहेगा, धीरज के हिसाब से कोई अलग रहेगा। ऐसे हर एक स्टूडेंट के हिसाब से स्ट्रॉन्ग फोर्ट की डेफिनेशन अलग अलग रहेगी। सो आपकी जो लिस्ट रहेगी दैट इज गोइंग टू बी डिफरेंट। सो that's why we cannot say that collection is a list, sorry, set, okay। So this is the difference between uh, whether it is a set or it is not. So here are few examples given. See, days of a week, that is a set. Months in a year, that is also a set, okay। Brave children in a class, that is not a set, it is not a set, okay। First 10 counting numbers, this is a set. Strong force of Maharashtra, this is again not a set. And planets in our solar system, so this is again a set, okay। So this is a set, okay। Let's go now. See, this is a set. We are not going to see each and everything, okay। We are revising here, so we will quickly scroll through the chapter, okay। Now methods of writing sets। so हम set को किन 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 तरीकों से राइट कर सकते हैं। सो लिस्टिंग मेथड इज देयर। लिस्टिंग मेथड में क्या है कि हम हर एक एलिमेंट को वन बाय वन लिस्ट करते हैं। सी, इफ दिस इज द सेट ए, सो इसके जो एलिमेंट्स है दैट आर 3 5 7 9, इनको हमने मैन्युअली लिस्ट किया है, ओके। या फिर अगर हम कहें कि सेकेंड मेथड इज अ रूल मेथड। रूल मेथड में क्या है कि हम कोई तो एक ऐसा रूल डिफाइन करेंगे जिससे कि हमारे एलिमेंट्स हमें पता चलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टेल यू द रूल दैट इज x is such that x is a element of natural numbers and x is less than 10, मतलब कि x एक नेचुरल नंबर है और x की जो वैल्यू है वो 10 से छोटी है या फिर 10 है। सो इस सेट में कौन से एलिमेंट्स आएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ये सारे एलिमेंट्स आएंगे। 10 के बाद का 11 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हमने एक रूल डिफाइन किया है ना कि इस सेट का जो एलिमेंट है दैट इज गोइंग टू बी ऑलवेज लेस देन 10 एंड इट इज गोइंग टू बी नेचुरल नंबर। सो 0 will not be included, -1 will not be included, or 11 will not be included, okay। So these are the two methods of writing set। चलो ठीक है, सो ये भी हो गया। अभी नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट 1 में आपको सिर्फ सेट्स किस तरह से लिस्ट किए जाते हैं या फिर किस तरह से उनको हम रूल में बैठा सकते हैं उसकी प्रैक्टिस दी गई है, ओके। सो वी विल नॉट बी हैंडलिंग एनी क्वेश्चंस हियर एज वेल। नाउ टाइप्स ऑफ सेट। टाइप्स ऑफ सेट में क्या क्या है? सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट यानी कि अगर उस सेट में एक ही एलिमेंट है, ओके। इफ a set contains only one element, then that set is called the singleton set। empty set या फिर null set क्या होता है कि मान लीजिए कि उस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं है, ओके। सो दैट इज गोइंग टू बी एम्प्टी सेट। फॉर एग्जांपल, इफ आई गिव यू लाइक से दिस इज a is equals to is it a set or not? Tell me, is it a set or not? If it is, then put yes, and if it is not, then put no, okay। So everyone is saying here that it is a set, okay। Anuj is saying that it is not a set। what about others? Avigna, okay। धीरज भी कह रहा है कि सेट है। अविग्ना हैज नॉट गिवन द आंसर। द्विजेश, ऋषि, सब लोग आंसर दीजिए। सी, इट इज अ सेट। नल सेट यानी कि क्या? उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक एलिमेंट है ना, 0 इज एलिमेंट, ओके। उसकी वैल्यू हमें नहीं देखनी है, वेदर इट इज एलिमेंट और नॉट। अगर हमको किसी ने पूछा कि इस ए सेट में कितने एलिमेंट्स है, तो हम 0 एलिमेंट से ऐसे नहीं कहेंगे ना। इट इज, yes, it is a singleton set, okay। To be very precise, it is a singleton set। now finite set, let's come to this finite set। finite set क्या होता है? finite set means the number of elements in that set are finite, मतलब कि उनको हम काउंट कर सकते हैं। so that is infinite set। और infinite set क्या होता है कि उसमें infinite number of elements। so for example, set of natural numbers, set of real numbers, this is a let us say infinite set, okay। or we can say, let us say for example, if we are listing
planets in our solar system, so that is going to be finite set, बराबर. So हमारे सोलर सिस्टम में कौन से प्लैनेट आएंगे? मर्क्यूरी आएगा, विनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, और उसके बाद में सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून. ये 8 प्लैनेट्स आएंगे. सो दैट इज गोइंग टू बी फाइनाइट सेट. बट इफ आई से planets in the universe, कि मतलब अपने इस यूनिवर्स में कितने प्लैनेट्स है, so we cannot count them or we cannot let us say list them. Okay, so that is going to be infinite set. I hope you are understanding the difference between them, finite set and infinite set. Okay, so let's scroll through. Okay, so n, w, I, q, r, all these sets are infinite sets. So what is this sets are? N for natural numbers, w for whole numbers, I for integers. Okay, integer का set जो होता है ना, q for rational numbers and r for real numbers, बराबर. So these all are infinite sets. These all are the example of infinite set. Now equal set. ओके, आई होप इट इज नॉट टू फास्ट, और इज इट फास्ट हो रहा है क्या, बताइए सब लोग, या फिर स्पीड ठीक ठाक है? सी वी आर रिवाइजिंग. ओके, सो दैट्स व्हाई वी आर नॉट गोइंग टू. ओके, इट इज नॉट फास्ट. ओके गुड, ठीक है. ओके गुड, ठीक है, इट्स परफेक्ट. ओके, सो इक्वल सेट्स. इक्वल सेट क्या? इक्वल सेट यानी कि क्या, कि उस सेट के सारे एलिमेंट्स कैसे रहेंगे? आइडेंटिकल रहेंगे, या फिर दे विल बी सेम. सो फॉर एग्जांपल हियर देखिए, ए सेट है, बी सेट है, इसमें भले ही उनका ऑर्डर चेंज हो गया हो, बराबर. LISTEN यहाँ पे लिखा है और यहाँ पे SILENT लिखा है. सो ऑर्डर चेंज हो गया, लेकिन एलिमेंट्स तो सेम ही है. सो दैट इज गोइंग टू बी these two are equal sets. Okay, these two are equal sets. Similarly these two are also equal sets. So equal set बहुत easy है, ठीक है. चलिए, सो प्रैक्टिस सेट 1.2 आप लोगों ने सॉल्व किया होगा, नहीं किया है तो कर लीजिए. ओके, वेन डायग्राम. वेन डायग्राम यानी क्या, कि अगर कोई भी हमें लिस्ट मेथड में एक सेट दिया है या फिर रूल मेथड में हमें सेट दिया है, इट डजंट मैटर, कोई भी मेथड हो, सो वी कैन रिप्रेजेंट दैट सेट in a form of diagram. So here set A is given, that is set A is given, that is 1 2 3 4 5. These are the elements of set A, and we have represented with this geometrical shape, and we have put all the elements in it. So it is a Venn diagram representation of a set. ठीक है. सो वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन से सेट के साथ डील करना हमें थोड़ा सा इजी जाता है. तो सबसेट, व्हाट इज अ सबसेट? लेट अस सपोज देयर इज अ सेट दैट इज A 1 2 3 4 5 6 7 8. इसमें 8 एलिमेंट्स है सेट A में, और B में एलिमेंट्स है 2 4 6 8. मतलब कि A में जो एलिमेंट्स है वो सारे, सॉरी सारे नहीं, B में जो एलिमेंट्स है वो सारे एलिमेंट्स A में भी है. सी, these 4 elements are present in A also. That's why B is called as a subset of A. Okay, B is a subset of A. Okay, so if I write it like this, अगर मैं B को इस तरह से लिखूंगा, B is, let us suppose 2 4 6 8 and 9. अभी मुझे बताइए whether B is a subset of A. अभी B A का सबसेट है या फिर नहीं? इज इट? बताइए. मैत्रेया ने कहा नहीं. व्हाट अबाउट अदर्स? ओके, इट्स नॉट. नो नो. ओके, धीरज, द्विजेश. Okay, it is not, because 9 is not present in A na, so that's why it cannot be a subset of A. All the elements in B should be present in A, then and then we can say that B is a subset of A. ओके, सो सबसेट की जो आइडिया है वो आपकी बहुत अच्छे से क्लियर है. ओके, एवरी सबसेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ. मतलब कि अगर एक सब एलिमेंट सेट दिया है A, तो A के एलिमेंट A में तो रहने ही वाले, सो A इज ऑब्वियसली सबसेट ऑफ इटसेल्फ. सब empty set is a subset of every set. Yes, empty set is a subset of every set. Why? Because empty set में या फिर जो null set रहता है उसमें कोई एलिमेंट रहता ही नहीं, so that is obviously going to be subset of each and every set. Like if A is equals to B, then
A is a subset of B and B is a subset of A, and vice versa, like this. Similarly, if A is a subset of B and B is a subset of A, then A is equals to B is also true. So these are the points that should be remembered. ओके, आफ्टर दैट यूनिवर्सल सेट. यूनिवर्सल सेट यानी कि एक ऐसा सेट जिसमें कि सारे सबसेट जो है वो समा सके. सो दैट इज कॉल्ड द यूनिवर्सल सेट. कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, अभी कॉम्प्लीमेंट ऑफ अगर सेट अगर हम कहेंगे, सो लेट अस से दिस इज अ यूनिवर्सल सेट जिसमें कि 1 से लेके 10 तक के नंबर्स दिए हुए हैं. दैट इज यूनिवर्सल सेट. ओके, सो यूनिवर्सल सेट में मैंने एक और सेट डिफाइन किया, दैट इज ए. उसमें एलिमेंट्स है 2 4 6 8 10, या फिर सेट ऑफ लेट अस से इवन नंबर्स. ओके, सो इवन नंबर्स का सेट को मैंने अगर अलग कर दिया, सो जो बचे हुए नंबर्स दैट इज 1 3 5 7 9 दैट कम्स अंडर द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए. मतलब जो एलिमेंट्स सेट ए में तो नहीं है लेकिन यूनिवर्सल सेट में है, सो दोज एलिमेंट्स comes under, or the set of those elements is called complement set. Okay, so this is a definition of complement set. I hope you understand this. No elements are common in A and A complement. So ये कभी भी नहीं हो सकता कि A और A complement में कोई भी एक एलिमेंट कॉमन हो, ऐसा हो ही नहीं सकता. Okay, so if A is a subset of U, that is universal set, and A dash, that is A complement, is also a subset of universal set. So see here, A जो है ये यूनिवर्सल सेट का सबसेट है. सिमिलरली अगर इस A को छोड़ दे तो ये जो बचा हुआ A बार है या फिर A कॉम्प्लीमेंट है, दैट इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट. ओके, सो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट U इज एम्प्टी सेट. मतलब अगर हम यूनिवर्सल सेट का ही कॉम्प्लीमेंट करेंगे, सो दैट इज फाइव. मतलब कि यूनिवर्सल सेट इज अ सेट जिसमें कि सारे एलिमेंट्स रहते हैं. अगर सारे एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट में है तो उसके कॉम्प्लीमेंट में क्या रहेगा? कुछ भी नहीं रहेगा. दैट विल बी जीरो. जीरो एलिमेंट्स विल बी देयर इन द complement of set U. So U complement is phi or null set. Complement of set U is phi complement is equals to U. मतलब अगर phi set है, phi set यानी कि उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो उसका अगर हम कॉम्प्लीमेंट करें तो क्या बचेगा? सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे. सो दैट इज गोइंग टू बी यूनिवर्सल सेट. सो यहाँ पे आपको क्लियर रहना जरूरी है. ठीक है, यूनिवर्सल सेट और कॉम्प्लीमेंट में. ओके ओके, आई शुड रिपीट इट. ओके, ठीक है. सी धीरज, दिस इज अ यूनिवर्सल सेट. ओके, यूनिवर्सल सेट है. यूनिवर्सल सेट में मैंने एक सेट डिफाइन किया उसमें कि इवन नंबर से, दैट इज 2 4 6 8 10. अभी ये इवन नंबर का सेट ए हो गया, लेकिन ये जो सारे एलिमेंट्स बचे, देखिए ये जो सारे एलिमेंट्स बचे ना, इन सारे एलिमेंट्स का बना के जो सेट हुआ दैट इज ए कॉम्प्लीमेंट. दैट इज ए कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे डिनोट किया गया है. ओके, सो ए को और ए कॉम्प्लीमेंट को मिला के बनता है यूनिवर्सल सेट. यानी कि यूनिवर्सल सेट में सारे एग्जाम्पल सारे एलिमेंट्स रहते हैं. ओके, तो यहाँ पे जो रूल्स दिए वो क्या है? नो एलिमेंट्स आर कॉमन इन ए एंड ए कॉम्प्लीमेंट. देखिए ए में दिस इज अ सेट ए, और इसके बाहर जो है व्हाइट कलर को छोड़ के जो बचा हुआ है दैट इज ए कॉम्प्लीमेंट. सो ए कॉम्प्लीमेंट में और ए में कोई भी एलिमेंट आपको कॉमन दिख रहा है क्या? सेम दिख रहा है क्या? नहीं दिखेगा. इट इज नॉट पॉसिबल, नॉट फॉर एनी केस. ओके, अगर ऐसा लिखा है कि बी इज देयर एंड बी कॉम्प्लीमेंट इज देयर, मतलब कि इसमें जितने भी एलिमेंट्स है उतने एलिमेंट्स में से कोई भी एलिमेंट इसमें नहीं रहेगा. ओके, जो बचे हुए एलिमेंट्स है वो इसमें रहेंगे, लेकिन इसका कोई भी एलिमेंट इसमें नहीं हो सकता या फिर इसका कोई एलिमेंट इसमें नहीं हो सकता. सो दिस इज द प्रॉपर्टी दैट आई सेड. कॉम्प्लीमेंट ऑफ यू इज एम्प्टी सेट. अगर यूनिवर्सल सेट का ही हम कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो वो एम्प्टी सेट रहेगा. यूनिवर्सल सेट यानी कि उस सेट में सारे एलिमेंट्स रहेंगे. ओके, सो अगर ये कॉम्प्लीमेंट, ये यूनिवर्सल सेट है, इसमें सारे एलिमेंट्स आ गए, इसके बाहर कोई एलिमेंट्स है ही नहीं, समझ लो. सो इसका कॉम्प्लीमेंट अगर करूंगा मैं, कॉम्प्लीमेंट यानी कि जिस जो यू में है वो छोड़ के, अगर सारे एलिमेंट्स मैंने छोड़ दिए तो बचा क्या? कुछ भी नहीं बचा ना. सो दैट इज null set or empty set. Okay, so this is the this property and vice versa. Good, ठीक है. चलो, सो ऑपरेशंस ऑन अ सेट. ऑपरेशन ऑन अ सेट क्या होता है कि देखो, फर्स्ट ऑपरेशन है इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट. मतलब कि मान लीजिए एक ए सेट है यहाँ पे और एक बी सेट है. ठीक है, यहाँ पे ए सेट है और यहाँ पे बी सेट है. इसमें एक एलिमेंट है 1, इसमें है 2, इसमें है 3.
ये एक्चुअल में एलिमेंट है। ओके, सो ए इंटरसेक्शन बी क्या रहेगा, दैट इज 2, मतलब जो एलिमेंट ए में भी प्रेजेंट है और बी में भी प्रेजेंट है उसे हम कहेंगे इंटरसेक्शन ऑफ बोथ द सेट्स। ओके, सो ए इंटरसेक्शन बी को हम इस तरह से डिनोट करते हैं, और ए इंटरसेक्शन बी इज गोइंग टू बी 2, 2 है ना यहाँ पे दोनों के बीच में, सो दैट इज गोइंग टू बी 2। ओके, सो दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट। देखिए, एक यहाँ पे मैंने सेट ड्रॉ किया, दूसरा सेट ये रहा, और ये रहा उसका इंटरसेक्शन। सिमिलरली अगर देखिए यहाँ पे ए सेट है, ए सेट में एलिमेंट्स कौन से हैं, 1 3 9 11 13 है, 1 है, 3 है, 9 है, 13 है और 11 है। और बी सेट में 1 9 11 है। एक्चुअल में बी सेट जो है वो ए सेट का सबसेट है। ओके, बी सेट जो है वो ए सेट का सबसेट है। सो वी कैन से दैट ए इंटरसेक्शन बी इज बी इटसेल्फ, मतलब कि ए इंटरसेक्शन बी, दोनों में कौन से एलिमेंट्स कॉमन है, वो सारे एलिमेंट्स कॉमन है जो कि बी में प्रेजेंट है। सो ए कॉम्प्लीमेंट सॉरी ए इंटरसेक्शन बी इज बी ओनली फॉर दिस डायग्राम। सो रिमेंबर दीज थिंग्स। अगर ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए भी हम लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने लिखा था ना यहाँ पे, देखिए दिस इज ए, दिस इज बी, इसमें मैंने 1 लिया लिखा था, इसमें 2 लिखा था, इसमें 3 लिखा था, ये ए है और ये बी है। ओके, मार्कर में थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ जिससे कि आपको क्लियर दिख जाएगा। सो ए इंटरसेक्शन बी अगर मैं कहूंगा तो दैट इज गोइंग टू बी 2, करेक्ट। और अगर मैं कहूंगा बी इंटरसेक्शन ए तो भी वो 2 ही रहेगा। और हमने देखा कि अगर A is the subset of B, then A intersection B is equals to A. ओके, जैसे कि हमने इस एग्जांपल में देखा है, इफ A intersection B is equals to B, then B is a subset of A, मतलब कि इसके उल्टा, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये कंडीशन ऑटोमेटिकली इंप्लाई होगी। इफ A intersection B is subset of A, then A intersection B is also subset of B. So verify these properties, ये सारी प्रॉपर्टीज आप वेरीफाई कीजिए, तो ये आपको एग्जाम में काम आएंगे। डिसजॉइंट सेट यानी क्या, कि कोई भी दो सेपरेट सेपरेट सेट, अलग अलग सेट, उनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, दे आर नॉट टचिंग ईच अदर एट एनी पॉइंट, सो दीज काइंड ऑफ सेट्स आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट। ओके, सो ये जो दो है, देखिए अभी यहाँ पे एक्टिविटी हमें दी है, सेट ए इज गिवन, सेट बी इज गिवन एंड सेट सी इज गिवन। सो मुझे बताइए इनमें डिसजॉइंट सेट्स कौन से हैं, प्लीज टेल मी which are the disjoint sets। Which are the disjoint sets in this diagram? You have to respond quickly, मैंने बोला था आप लोगों को। A and C are the disjoint sets। Very good विजेश। A and B, जय ने A and B कहा, ओके, मैत्रेय ने कहा A and C। So A and C are the disjoint sets। Okay, so you keep your answers ready। I will check कि कौन ध्यान दे रहा है और कौन ध्यान नहीं दे रहा है। अविग्ना शायद ध्यान नहीं दे रही है क्योंकि उसने कोई भी रिप्लाई नहीं किया है। Avigna is not replying, and then who is not replying? I think Anuj is also not replying. So these two people are not concentrating on the lecture, so they will score less mark in the test। Okay, no problem। चलो, यूनियन ऑफ टू सेट्स। यूनियन ऑफ टू सेट्स यानी क्या, कि दोनों सेट में मिला के जो एलिमेंट्स है उन्हें हम कहेंगे यूनियन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक सेट ए है, सेट बी है, अगर हम ए यूनियन बी लिखना चाहे तो ये सारे एलिमेंट्स हम लिखेंगे लाइक दिस। सी, ए यूनियन बी कैसे लिखा हमने, -3 भी लिया, -5, 0 भी लिया, -1, 3 एंड 5, मतलब कि सारे सारे एलिमेंट्स ले लिए दोनों सेट में से। इवन इफ सी, even if these two sets are not joined, like say I will say, see, A is like this is a set A and this is another set, let us say B, so these two are actually disjoint sets। okay, so इसमें एलिमेंट है 1 and 2, इसमें एलिमेंट है let us say 2 and 3। okay, यहाँ पे 2 नहीं रह सकता एक्चुअली, अगर ये जॉइंट नहीं है तो 2 क्यों रहेगा यहाँ पे। सो 4 and 3, so A union B क्या रहेगा बताइए, what will be A union B? Just put the numbers in the chat box, what will be A union B? A union B बताइए, कोई भी नहीं बता रहा है। 1 2 3 4, ओके, वेरी गुड मैत्रेया, ठीक है।
बाकी लोग बताइए। ए यूनियन बी यानी कि दोनों सेट को मिला के जो एलिमेंट्स बनते हैं वही लिखना है। सो ए में है 1 2 और बी में है 4 3। सो 1 2 3 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। सो दीज आर यूनियन ऑफ टू सेट्स, दोनों सेट में जो एलिमेंट्स है यूनियन को रिप्रेजेंट करते हैं हम इस यू से। ओके, चलिए ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट, एक सेट में कितने एलिमेंट्स है, तो हम उन एलिमेंट्स को गिन के लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे बी सेट दिया गया है, सो इसमें कितने एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5 6। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट बी इज 6, एज इजी एज दैट। ठीक है। सो वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सेट, सो ये जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं ये भी आप सॉल्व कीजिए। ठीक है। सो दिस इज हाउ वी हैव कंप्लीटेड आवर फर्स्ट चैप्टर्स रिवीजन। ठीक है। सो ये जो प्रॉब्लम सेट है इस पे ज्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन जो है इसमें से ही आएंगे। ठीक है। ओके, नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज रियल नंबर्स। सो एक बार अगर रियल नंबर चैप्टर हो जाए, देखिए हमें पहले चैप्टर की रिवीजन के लिए लगभग 20 मिनट लगे। सो रियल नंबर्स चैप्टर के लिए भी हमें 20 से 25 मिनट लगेंगे, बराबर। सो 50 मिनट हो जाएंगे, 55 मिनट हो जाएंगे। उसके बाद में मैं आपको आपके एग्जाम का डेमो दिखा दूंगा। सो डेमो दिखाने के बाद में बचेगा चैप्टर थर्ड। सो थर्ड चैप्टर के लिए हमें और आधा घंटा लगेगा। सो हमारा जो लेक्चर है वो 1.5 आवर तक चलेगा, एंड यू आर ऑल कंफर्टेबल विद दैट। आप लोगों ने मुझे बताया है, सो नो प्रॉब्लम। ओके, सो आई एम जस्ट टेलिंग यू कि हम इस चैप्टर का रिवीजन लेंगे, सेकंड चैप्टर का, एंड आफ्टर दैट वी विल सी योर एग्जाम डेमो। ठीक है, चलिए। सो लेट्स गो। रियल नंबर्स। सो रियल नंबर्स यानी कि क्या, तो ये सारे सेट्स हमें पता है, नेचुरल नंबर का सेट, होल नंबर का सेट, इंटीजर्स का सेट और रैशनल नंबर का सेट। सो इन सारे सेट को मिला के जो एक सेट बनता है दैट इज रियल नंबर का सेट। मतलब कि रियल नंबर के सेट में सारे ही एलिमेंट्स आएंगे, या फिर सारे ही सेट्स आएंगे, सारे नंबर्स आएंगे। सो दीज आर रियल नंबर्स। सो रियल नंबर पे हमें कुछ ऑपरेशन भी करने रहते हैं। सो ओके, सी, if a b c are rational numbers, then see these properties also very important, these properties are also very important। commutative यानी कि क्या, a plus b is equals to b plus c, और a multiplied by b is equals to b multiplied by a। मतलब हम a में b को ऐड करें या फिर b में a को ऐड करें, सो वो सेम ही रहेगा। अभी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देखिए, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। मतलब कि थोड़ा सा घुमा फिरा के लिखा है लेकिन सेम ही है। ओके, सो फोकस ऑन दीज टू प्रॉपर्टीज, दीज टू प्रॉपर्टीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी मतलब कि किसी भी एक नंबर में अगर हम जीरो को ऐड कर दे या फिर एक जीरो में किसी भी नंबर को ऐड कर दे तो वही नंबर रहेगा, दैट इज ए ओनली। सिमिलरली इनवर्स प्रॉपर्टी क्या है, इनवर्स प्रॉपर्टी इज इफ वी ऐड a number with its negative number, like see this is a and this is a minus a, so it is obviously going to be zero, isn't it? So अगर हम 5 में ऐड करते हैं -5 को, so it is going to be zero, so that is a inverse property। ओके, सो टर्मिनेटिंग टाइप और नॉन टर्मिनेटिंग टाइप रैशनल नंबर कैसे होते हैं वो हम देखेंगे। टर्मिनेटिंग टाइप यानी कि क्या, कि जब हम लेट अस सपोज हमें यहाँ पे p डिवाइड बाय q के फॉर्म में एक रैशनल नंबर दिया गया है और उस रैशनल नंबर को हम डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, और उस कन्वर्जन के समय हम क्या करते हैं कि डिवीजन करते हैं। वी डिवाइड 2 विथ 5 से हम 2 को डिवाइड करते हैं, और अगर किसी पॉइंट पे जाके वो डिवीजन खत्म हो जाती है, सो उस नंबर को हम कहेंगे टर्मिनेटिंग टाइप। ओके, सो यहाँ पे 0.4 के बाद में डिवीजन खत्म हो गई। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप में क्या होता है कि या तो कोई एक नंबर या फिर कोई नंबर का एक पैटर्न जो है वो बार बार रिपीट हो जाता है, वो रिपीट होता ही रहता है, मतलब हमारी डिवीजन कभी भी खत्म नहीं होती है। सो सच टाइप ऑफ नंबर्स आर कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप नंबर्स। ओके, now let's go to the to express the recurring number in decimal form, that is p by q। so p by q में अगर आपको उसको रिप्रेजेंट करना है, सो हमने एक मेथड देखी थी कि पहले तो उससे 10 से मल्टीप्लाई करो, बराबर। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.77 हो जाएगा 7.77। सो उससे उसमें हमें क्या करना है कि 7 को सेपरेट निकाल लेना है और x को सॉरी 0.7 को सेपरेट निकाल लेना है।
सो 0.7 जो रहेगा, सॉरी x जो रहेगा वो 0.77 रहेगा। सो इस तरह से हम 10x में से x अगर माइनस करेंगे, यानी कि 7.777 में से 0.77 माइनस निकाल लेंगे तो 9x इज इक्वल्स टू 7 आएगा और x इज इक्वल्स टू 7/9 आएगा। सो दैट इज गोइंग टू बी p by q फॉर्म ऑफ डेसिमल नंबर। दिस इज द p by q फॉर्म ऑफ डेसिमल नंबर। सो ये हमने सीखा है यहाँ पे। उसके बाद में ओके, यू कैन डू दैट सिमिलर विद दिस आल्सो, देयर आर टेक्निक्स। सो थोड़े थोड़े अलग टेक्निक्स है, लेकिन ये आप कर सकते हो। ओके, सो ये तीनों क्वेश्चंस बहुत इजी क्वेश्चंस है, इसमें कोई भी हार्ड क्वेश्चन नहीं है। ओके, उसके बाद में हमने देखा था इरेशनल एंड रियल नंबर्स, कि मतलब कुछ नंबर्स ऐसे रहते हैं कि जो इरेशनल है बट दे आर रियल नंबर्स। सो √2 इज सच नंबर कि वो इरेशनल भी है और रियल नंबर भी है। सो इसका हमने प्रूफ देखा, जो कि आपको ना इस एग्जाम में आएगा ना कोई अगले एग्जाम में आएगा, जो प्रूफ कभी भी नहीं आता है। ओके, सो डेसिमल फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर। सो डेसिमल फॉर्म में हमें कन्वर्ट अगर करना है, सो हमने डिवीजन मेथड ट्राई की थी। ओके, सो इस डिवीजन मेथड को आई होप आप लोगों को ये याद है। सो अगर याद नहीं है तो आपने जो पिछले वीडियोस है वो वीडियोस देख लीजिए, क्योंकि दिस इज अ क्वाइट लेंथी प्रोसीजर। अगर हम ये अभी करने बैठे तो हमारे 5 मिनट तो कम से कम चले जाएंगे। ओके, सो वी हैव टू कंप्लीट द चैप्टर इन 20 मिनट्स। सो दैट्स व्हाई यू कैन रेफर दिस डिवीजन मेथड इन द आवर प्रीवियस वीडियोस ऑन यूट्यूब चैनल। ठीक है। Okay. So after that, which thing we should revise? Properties of order relation of real numbers. So these properties say if A and B are two real numbers, then only one of the relations holds good. See, if A and B are two real numbers, then either A is equals to B should be there, or A should be smaller than B, or A should be greater than B. So इन तीन प्रॉपर्टीज के अलावा कोई भी प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करेगी, या फिर इन तीन रिलेशन के अलावा कोई भी रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, जो कि क्वाइट ऑब्वियस है ना। बराबर, अगर हमें कोई भी दो नंबर दिए जाए, फॉर एग्जांपल 5 and 10 हमें दिया गया है, सो 5 and 10 इक्वल तो नहीं है, लेकिन 5 10 से छोटा है। सो इन तीनों में से एक प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई कर ही दी। मतलब कोई भी दो नंबर ले लीजिए, कोई भी दो रियल नंबर्स ले लीजिए, सो ये प्रॉपर्टीज उनको अप्लाई होनी ही है। ठीक है। ओके, सो इफ A is greater than B, sorry, A is smaller than B and B is smaller than C, so obviously A is smaller than C. So ये भी काफी इजी प्रॉपर्टी है। ओके, सो मैं जस्ट इन प्रॉपर्टीज के थ्रू जा रहा हूं ताकि आपका रिवीजन हो जाए। ठीक है, ये सब मैंने आपको पहले ही समझा दिया है सब कुछ। सो इफ A इज स्मॉलर देन B, देन A प्लस C इज स्मॉलर देन B प्लस C। मतलब A अगर B से छोटा है और अगर दोनों में हम एक सिमिलर नंबर ऐड कर दे, तो उनकी एडिशन भी ए जिसमें ऐड होगा वो छोटा ही आएगा रेदर देन बी प्लस सी। सो ए इज स्मॉलर देन बी एंड सी इज ग्रेटर देन 0, देन ए सी इज स्मॉलर देन बी सी। इफ सी इज स्मॉलर देन 0, देन ए सी इज ग्रेटर देन बी सी। सो इस प्रॉपर्टी को भी आप एक बार वेरीफाई करके देख लीजिए। स्क्वायर रूट ऑफ अ नेगेटिव नंबर भी हमने देखा है। ठीक है, सो स्क्वायर रूट ऑफ अ नेगेटिव नंबर क्या होता है? it is not a real number. Square root of a negative square root of a negative number is not a negative number, it is imaginary number। और ये जो imaginary number होता है वो हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये एग्जिस्ट करता है। ये सिर्फ हमें यहाँ पे जानने की जरूरत है। ओके, जब हम 10th स्टैंडर्ड में जाएंगे या फिर 11th स्टैंडर्ड में जाएंगे, तब जाके हमें -5 का स्क्वायर रूट निकालने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन 9th स्टैंडर्ड में हमें जरूरत नहीं है। सो एक होता है ना रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। मुझे किसी ने तब क्वेश्चन भी पूछा था कि सर इमेजिनरी नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं क्या, या फिर करते हैं तो क्या होता है? सो दिस इज ए इमेजिनरी नंबर। ओके, इसका जो रिजल्टेंट आएगा, देखिए कोई भी नेगेटिव नंबर का हम स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते। नेगेटिव नंबर का स्क्वायर हो सकता है, बराबर। देखिए 5 स्क्वायर इज व्हाट? 5 स्क्वायर इज 25, बराबर। और -5 स्क्वायर इज व्हाट? -5 स्क्वायर इज अगेन 25। ठीक है, सो -25 यहां पे आएगा ही नहीं। सो अगर मैं -25 का स्क्वायर रूट लेने की कोशिश करूंगा तो कुछ भी नहीं आएगा। अब ये कुछ अलग नंबर आएगा, दैट वोंट बी -5, -5 नहीं आएगा। समझ रहे हो? सो दैट इज गोइंग टू बी इमेजिनरी नंबर, दैट इज गोइंग टू बी इमेजिनरी नंबर, और दैट इज नॉट अ रियल नंबर। इतना ही हमें यहाँ पे जानना है। बताइए सब लोग सुन रहे हैं, समझ रहे हैं? रिस्पॉन्स दीजिए।
5 मिनट से किसी का रिस्पॉन्स नहीं आया है। ओके ठीक है, एवरीवन इज लिसनिंग, वेरी गुड। गुड गुड, ठीक है चलो। रूट ऑफ अ पॉजिटिव रैशनल नंबर। सो root of a positive rational number, we know that x square is equals to 2, then x is equals to root 2, or x is equals to minus root 2, where root 2 and minus root 2 are irrational numbers. This we know, cube root of 7 or fourth root of 8, these numbers are irrational numbers too. मतलब कि जिनका जिनका हम रूट जो है वो एक्चुअल में फाइंड आउट नहीं कर सकते, या फिर वो होल नंबर नहीं है, नेचुरल नंबर नहीं है। सो दीज आर द इरेशनल नंबर्स। ओके, इनका जो रूट निकलेगा वो भी इरेशनल ही रहेगा। सी रूट टू का जो रूट टू का जो हम आंसर निकालेंगे, दैट इज गोइंग टू बी इरेशनल। ओके, सो third is what? See, if I say root of 64, what is the value? 8, बराबर। 64 का रूट जो है वो 8 आएगा। लेकिन अगर मैं कहूँ रूट ऑफ 63, so what it will be? It will be 7 point something, okay, and that is going to be irrational। ये जो नंबर रहेगा 7, ये irrational रहेगा। so this is called a surd। समझ रहे हो? मतलब कि किसी भी रूट का, स्क्वायर रूट का, क्यूब रूट का अगर आंसर रैशनल नंबर नहीं आ रहा है, so that number or that notation is called surd। ठीक है? सो कुछ एग्जांपल मैं आपको दिखाऊंगा, आपने मुझे बताना है whether it is a surd or not। सी सिंपल, ओके, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सर्ड। पहले तो हम सर्ड को सिंपलेस्ट फॉर्म में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं वो देखेंगे, क्योंकि इस पे भी कोई क्वेश्चन आ सकता है। ओके, सो लेट अस से रूट ऑफ 48 है यहाँ पे। रूट ऑफ 48 को हम लिख सकते हैं 16 मल्टीप्लाइड बाय 3। तो 16 मल्टीप्लाइड बाय 3, रूट 3 को हम सेपरेट आउट कर लेंगे। रूट ऑफ 16 मल्टीप्लाइड बाय रूट ऑफ 3, सो रूट ऑफ 16 होता है 4, और 4 रूट ऑफ 3, दैट इज अ सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ सर्ड। सिमिलरली 49 को भी हम 98 को भी हम कर सकते हैं। 49 मल्टीप्लाइड बाय 2, दैट इज 7 रूट 2। सो दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ सर्ड। अभी 98 को हम सर्ड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अगर हम इसका रूट निकालेंगे तो उसका रूट जो है वो रैशनल नंबर नहीं आएगा, दैट इज गोइंग टू बी इरेशनल। ओके, और होल नंबर या फिर नेचुरल नंबर नहीं आएगा। अभी सिमिलर और लाइक सर्ड्स क्या होते हैं? सिमिलर और लाइक सर्ड्स वही सर्ड्स होते हैं जिनमें ये वाली जो टर्म है, सी रेडिकल टर्म जो है, जिसे हम रूट रूट के अंदर की टर्म कहते हैं, उस रूट की टर्म अगर सेम है, सो दे आर लाइक और सिमिलर सर्ड्स। ओके, फॉर एग्जांपल इफ आई राइट लाइक दिस 2 रूट 3 एंड 3 रूट 2, सो ये दोनों सर्ड लाइक सर्ड है या फिर नहीं है? नहीं है। these two are not like surd। okay, but instead if I write like this, if I write like this, so these are like surds। okay, these are like surd। okay, let's move further। comparison of surd। so surd में से कौन सा सर्ड छोटा है, कौन सा सर्ड बड़ा है, ये हमें कंपेयर करना पड़ता है। ओके, सो कंपेयर करने के लिए हम उनको सिंप्लीफाइड फॉर्म में से कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं। किस तरह से कोशिश करते हैं देखो, अभी यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है 6 रूट 2 एंड 5 रूट 5 को हमें कंपेयर करना है और बताना है कि इन दोनों में से कौन सा सर्ड छोटा है, कौन सा सर्ड बड़ा है। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस 6 को, यहाँ पे 6 लिखा है ना, तो मैं इस 6 को रूट रूट 36 भी लिख सकता हूँ, और इस 5 को रूट 25 भी लिख सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, और ये मल्टीप्लीकेशन में है, दोनों रूट, दोनों स्क्वायर रूट। ओके, सो ये मल्टीप्लीकेशन में है, तो एक ही हम मतलब उनको क्लब कर सकते हैं। 36 टू जार 72, और 25 5 जार 125। सो ऑब्वियसली वी नो दैट 125 इज ग्रेटर। 125 का जो रूट रहेगा वो 72 के रूट से ग्रेटर ही रहेगा। सो दिस नंबर इज ग्रेटर देन दिस, दैट्स व्हाई 6 रूट 2 is smaller than 5 root 5। okay, so this is how we have to compare the surds। after that operations or on like surd। so operation of like surd कैसे हो सकते हैं? अगर आपको एडिशन करना है, एडिशन करने के लिए
लाइक सर्ड होना जरूरी है, तभी सर्ड की एडिशन हो सकती है। सो 7 और 29 को आप ऐड कर दीजिए, लाइक सर्ड जो सर्ड रहेगा वो एज इट इज लिख दीजिए। सो 7 + 29 इज √3। सिमिलरली फॉर subtraction also, सिमिलरली फॉर सब्ट्रैक्शन ऑल्सो, अगर आपको मल्टीप्लीकेशन करना है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में इट इज नेसेसरी टू हैव सिमिलर सर्ड्स। सी अभी हम इसको ट्राई करते हैं, एग्जांपल फोर्थ वन, दैट इज 8√5 प्लस √20 माइनस √125। इसको हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। सो यहाँ पे √5 है, तो यहाँ पे भी √5 आना चाहिए और यहाँ पे भी √5 आना चाहिए। किस तरह से आ सकता है वो हम देखेंगे। सी मैं 20 को लिख सकता हूँ 4 × 5 लिख दिया। सो √4 को मैं बाहर निकालूंगा, √2 हो जाएगा। 125 को लिख सकता हूँ 25 × 5, तो 25 को बाहर निकालूंगा 5 हो जाएगा। सो देखिए यहाँ पे भी √5 है, √5 है, √5 है, मतलब कि अभी लाइक सर्च है। सो 8 + 2 - 5 √5 एज इट इज। सो दिस विल बी द सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ द गिवन एग्जाम्पल। ओके, सो बताइए यहाँ पे कोई दिक्कत है आपको, क्योंकि यहाँ पे ही आपको ज्यादा दिक्कत हो सकती है कि सर्ड किस तरह से सेम करने हैं या फिर किस तरह से लाइक सर्ड करने हैं। ओके ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है मैत्रेया को। अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम एक और एग्जांपल लेंगे, ठीक है, दैट्स व्हाट वी कैन डू। चलिए सब लोग आंसर दीजिए, सिर्फ मैत्रेया ने और द्विजेश ने आंसर दिया है। ओके ओके, आई वोंट रिपीट, आई विल जस्ट टेक द नेक्स्ट एग्जांपल। ओके, सी एक ही एग्जांपल हम बार बार नहीं रिपीट करेंगे। लेट अस से व्हिच एग्जांपल वी शुड टेक। वी विल टेक वन एग्जांपल फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सेट। ओके, सो आई थिंक वी शुड टेक दिस एग्जांपल। देखिए यहाँ पे द्विजेश, ओके, सो सी 9√5 माइनस 4√5 और प्लस √125 लिखा है, ठीक है। सो जिन लोगों को आता है वो लोग आंसर का निकालने की कोशिश कीजिए तब, और जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है उन लोगों के लिए मैं ये समझा रहा हूँ, ठीक है। सो 9√5 जो है वो एज इट इज रहेगा, 4√5 एज इट इज रहेगा। यहाँ पे √125 है ना, सो मैं उसको 5√5 लिखूंगा, 5√5 लिखूंगा, ठीक है। 125 को 5√5 किस तरह से लिखते हैं, आई होप आप लोग समझते हो। सो 9 - 4 + 5 इज इक्वल्स टू, सॉरी √5 तो लिखना भूल ही गया, तो ये √5 यहाँ पे आएगा। सो 9 + 5 इज 14 और 14 - 4 इज 10। सो 10√5 इज करेक्ट आंसर। ओके, 10√5 is correct answer. Very good, Maitreya. 10√5 is correct answer. So this is the algebra of surds. लेकिन मल्टीप्लीकेशन में और डिवीजन, यहाँ पे सिर्फ हमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ही लाइक सर्ड होने जरूरी है। ओके, बट व्हेन इट कम्स टू मल्टीप्लीकेशन, देखिए मल्टीप्लाई करने को बोला है यहाँ पे, तो वी विल जस्ट डायरेक्टली मल्टीप्लाई। सी √7 मल्टीप्लाइड बाय √42 दिया है, 42 और 7 को मल्टीप्लाई कर दो और उनको एक रूट दे दो, सो दैट इज गोइंग टू बी देयर मल्टीप्लीकेशन। यहाँ पे लाइक सर्ड करने की जरूरत नहीं है, सिमिलर फॉर डिवीजन ऑल्सो। रैशनलाइजेशन ऑफ सर्ड, सो रैशनलाइजेशन हम किस तरह से कर सकते हैं कि हमें रैशनलाइज करना है किसी सर्ड को। सो देखिए √2 इज अ सर्ड, अगर √2 को हम √2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, √2 मल्टीप्लाइड बाय √2 दैट इज √4 होगा, √4 इज इक्वल्स टू 2 होता है। सो 2 इज अ रैशनल नंबर, मतलब कि √2 रैशनल हो गया है, उसको हमने रैशनल में कन्वर्ट कर लिया है। सो √2 इज अ रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ √2, मतलब कि अगर किसी इरेशनल नंबर को या फिर सर्ड को उसके रैशनलाइजिंग फैक्टर से हम मल्टीप्लाई करें, सो दैट नंबर गेट्स कन्वर्टेड टू रैशनल नंबर। ओके, सो यू अंडरस्टूड, ओके गुड। सो ये प्रैक्टिस सेट सारा ये इन्हीं सारे ऑपरेशंस पे बेस्ड है। वी विल जस्ट टेक वन एग्जांपल फ्रॉम दिस, ओके, नॉट मोर देन दैट। सो स्टेट द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ द सर्ड्स गिवन बिलो। अभी मुझे बताइए इसमें से मैं आपको अगर पूछूं ऑर्डर ऑफ द सर्ड, इस सर्ड की ऑर्डर क्या है, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस सर्ड। 4, वेरी क्विक, वेरी गुड। स्टेट which of the following are the surd. Okay, for tell me, is this a surd or not?
फोर्थ वन, यस और नो ओनली? ओके, नॉट। ठीक है, जय ने लिखा यस। ओके, जय ने फिर से रिपीट कर दिया नो, दिस इज नॉट अ सर्ड। 256, 256 is a root of how much? 16। या गुड, 16 का रूट 256 है, इसलिए ये सर्ड नहीं रह सकता है। क्लासिफाई द गिवन पेयर्स ऑफ सर्ड इनटू लाइक सर्ड एंड अनलाइक सर्ड। दिस इज अनलाइक, or is it like? It is like surd. First one is like, correct? First one is like surd, yes or no? 15 को हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाइड बाय 13। ओके, 4 मल्टीप्लाइड बाय 13 हम लिख सकते हैं। सो ये जो रूट 4 है, रूट 4 को 2 लिखा जा सकता है ना। सो 2 रूट ऑफ 13 होगा। सो रूट ऑफ 13 दोनों जगह पे आ रहा है, दैट मीन्स दीज आर लाइक सर्ड्स, करेक्ट? ओके, नाउ लेट्स ट्राई दिस वन, whether this is a surd or not। थर्ड वन बताइए, थर्ड वन, is it a surd or not? Sorry, it is a like surd or not? Is it a like surd? थर्ड वन बताइए जल्दी। It's not a like surd. Who says that? I don't believe. It is like surd. Let me prove you. See, 4 रूट ऑफ 18, रूट ऑफ 18 को हम किस तरह से लिख सकते हैं? रूट ऑफ 18 को लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाइड बाय 2। ठीक है, सो ये 9 बाहर आ जाएगा तो 3 बनेगा। सो 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज 12, 12 इज हियर एंड रूट 2 इज हियर। ओके, सो ये रूट 2 के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, और 7 रूट 2 तो ऑलरेडी है। सो दैट मीन्स इट इज अ लाइक सर्ड। ओके, सो इसी तरह का कंफ्यूजन क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, सो दीज आर लाइक सर्ड। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग सर्ड। अभी यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन के लिए बोला है हमें। सिंप्लीफाई हम किस तरह से करते हैं? पहले तो हम उनको फैक्टराइज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 50 को सिंप्लीफाई करना चाहूं तो क्या करूंगा मैं? 50 को लिखूंगा 25 मल्टीप्लाइड बाय 2, और 25 का रूट आएगा 5। सो 5 रूट 2 इज द सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ दिस सर्ड। ओके, दिस इज अ सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ दिस सर्ड। अभी कंपेयर द फॉलोइंग सर्ड। कंपेयर किस तरह से करेंगे? सी, यहां पे तो क्लियरली दिखाई दे रहा है दिस इज अ ग्रेटर देन दिस वन। सिमिलरली अगर मैं यहां पे करूं, सो 7 को अगर मैं अंदर ले जाता हूं तो दैट बिकम्स 49। 49 बाय मल्टीप्लाइड बाय 2 बिकम्स 98। सो रूट ऑफ 98 इज हियर फॉर फर्स्ट वन आई एम सॉल्विंग। 5 को अगर मैं अंदर ले जाता हूं तो वो बनेगा 25, और 25 मल्टीप्लाइड बाय 3 दैट बिकम्स 75। सो ऑब्वियसली 75 इज स्मॉलर देन 98, सो this surd is greater than this one। okay, okay everyone, ठीक है। सो बाकी एग्जांपल भी आप सॉल्व कर लीजिए। सो बाइनोमियल क्वाड्रेटिक सर्ड क्या है ये भी आप देख लीजिए। ठीक है, रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, गुड। रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, इसमें क्या होता है कि यहाँ पे हमें एक एग्जांपल दिया है और यहाँ पे एक सर्ड है, डिनोमिनेटर में सर्ड है। सो रैशनलाइज करना यानी कि डिनोमिनेटर से सर्ड को निकाल देना। डिनोमिनेटर में रैशनल नंबर ही रहना चाहिए, सो दैट इज रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। सो रैशनलाइजेशन करना बहुत इजी है। यहाँ पे रूट 5 माइनस रूट 3 दिया है ना, सो आपको क्या करना है? रूट 5 प्लस रूट 3 से डिवाइड और मल्टीप्लाई करना है। सी, दिस इज द गिवन एग्जाम्पल, और दिस इज द मल्टीप्लाइंग फैक्टर, दैट इज रूट 5 प्लस रूट 3 डिवाइड बाय रूट 5 प्लस रूट 3। इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है एक्चुअली, ये कट के एक ही हो जाएगा, लेकिन रैशनलाइजेशन की अगर हम बात करें तो ये बहुत यूजफुल है। तो यहाँ पे क्या होगा? इन वन ब्रैकेट a माइनस बी, अनदर ब्रैकेट a प्लस बी, सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है यहाँ पे, और ऊपर तो 1 मल्टीप्लाइड बाय जो रहेगा वही रहेगा। सो रूट 5 प्लस रूट 3 डिवाइड बाय रूट 5 का स्क्वायर दैट इज 5, रूट 3 का स्क्वायर दैट इज 3, और 5 माइनस 3 इज 2। इसका मतलब हमारा जो डिनोमिनेटर है वो रैशनलाइज हो गया है। ओके, सो दिस इज द रैशनलाइजेशन। एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू यानी कि देखिए, एब्सोल्यूट वैल्यू यानी कि मैग्नीट्यूड, वेदर इट इज अ नेगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर, इट्स वैल्यू इज गोइंग टू बी पॉजिटिव ऑलवेज। फॉर एग्जांपल, x इज ग्रेटर देन 0, देन मॉड ऑफ x इज x, मतलब x 0 से अगर कुछ भी बड़ा है, 2 3 5 कुछ भी रहेगा, सो मॉड ऑफ 3 इज 3। इफ x इज इक्वल्स टू 0, देन मॉड ऑफ x इज आल्सो 0, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 0 इज आल्सो 0। ठीक है, इफ x इज स्मॉलर देन
0, then mod of x is minus x. Okay, so this is how we write it. प्रैक्टिस सेट 2.5, ठीक है, उसके बाद में प्रॉब्लम सेट 2, यानी कि हमारे 2 चैप्टर्स की रिवीजन हो गई है. नाउ लेट्स कम टू द वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट, दैट इज योर एग्जामिनेशन. ठीक है, तो मैं यहाँ पे प्रेजेंटेशन स्टॉप कर रहा हूँ. मोबाइल का प्रेजेंटेशन मुझे ऑन करना पड़ेगा जिससे कि मैं आपको पेपर दिखा पाऊँ. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट लेट मी गेट द लिंक, देन आई विल प्रेजेंट माय स्क्रीन. ओके, ओके, just give me few seconds, I'll be back. Students, am I audible? Okay, so please keep responding. ठीक है, सो अभी मैं मेरा मोबाइल का स्क्रीन प्रेजेंट कर रहा हूँ. सी, सो आई होप माय मोबाइल स्क्रीन इज विजिबल. और मैंने जैसे कि आपको पिछले क्लास में भी बताया था कि आपकी जो इस बार एग्जाम रहेगी वो सब्जेक्टिव टाइप रहेगी. बराबर, मतलब कि आपको आंसर्स लिखने हैं एक्चुअल में. तो किस तरह से लिखने हैं उसके लिए मैं थोड़ा सा आपको छोटा सा डेमो दूंगा और उसके बाद में हम थर्ड चैप्टर की रिवीजन करेंगे. ठीक है, सो आई जस्ट गो टू द लिंक हियर. सो यहाँ इस तरह से आपको एक लिंक मिलती है और इस लिंक पे आप क्लिक करके क्या करते हो, एग्जाम को आप ओपन करते हो. सो नाउ एग्जाम इज ओपनिंग, जस्ट वेट, इट इज ओपनिंग. Sorry, just give me another second. Sorry, students. Okay, just wait for a second. Screen is not visible, I know that. So just give me a few more seconds so that. ठीक है, सो अभी मैं स्क्रीन आपको फिर से दिखा रहा हूँ. ओके, सो आई एम अगेन गोइंग टू द एग्जाम एंड सी. ये मैंने आपको आपके लिए एक डेमो पेपर, मतलब कि इस तरह का आपका पेपर रहेगा, इसलिए एक डिजाइन किया है. ओके, तो इसमें आपको ईमेल आईडी डालना है, जैसे ऑब्वियसली आप डालते हैं हर बार. ठीक है, सो मैं यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डाल देता हूँ. यहाँ पे एग्जाम का डेट, जिस डेट को आपकी एग्जाम है, आज 29 ऑफ अक्टूबर है तो मैं 29 ऑफ अक्टूबर ही रखूंगा. और यहाँ पे मैं स्टूडेंट नेम लिख देता हूँ. ओके, सो इसके बाद में मैं नेक्स्ट करूंगा. तो देखिए, पहला सेक्शन जो रहेगा आपका, यहाँ पे पहले क्वेश्चन जो रहेंगे वो रहेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एमसीक्यू टाइप. ओके, 4 या फिर 5 क्वेश्चन रहेंगे, जैसे कि आपने पहले भी इसकी एग्जाम दी है तो आपको पता है. तो इसका आंसर ऑब्वियसली क्या है, which of the following is the capital city of Maharashtra? Everybody knows that it is Mumbai. Okay, so let's, so this is just a demo question. Okay, एक ही क्वेश्चन मैंने यहाँ पे दिया है, लेकिन आपको एग्जाम में 5 क्वेश्चंस रहेंगे. प्लीज कीप रिस्पॉन्डिंग इन द चैट बॉक्स सो दैट आई विल नो कि आप लोगों को सुनाई दे रहा है. ओके, ठीक है, चलिए, तो लेट्स गो टू द नेक्स्ट सेक्शन. ठीक है, सो नेक्स्ट सेक्शन में क्या है, देखिए, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है. उनके क्वेश्चन को आप ज्यादा ध्यान देके सॉल्व करना है, क्योंकि यहीं पे आपके ज्यादा मार्क्स कटेंगे. ओके, आपको आंसर आता है फिर भी गलत अगर आप करोगे तो आपका मार्क्स कटेगा. सो इसके लिए देखिए किस तरह से मैच करना है. 1 की पेयर मुझे किसके साथ करनी है, 1 के साथ. तो मैं 1 दोनों साइड पे 1 करूंगा. ठीक है, दिख रहा है, मैंने 1 पे क्लिक किया है. इज इट विजिबल? आई क्लिक ऑन 1. ठीक है, उसी तरीके से मैं 2 पे यहाँ पे क्लिक करूंगा. 3 इज हियर एंड 4 इज हियर. ठीक है,
ओके स्टूडेंट्स, या अमोबल सूरज, सब लोग समझ रहे हैं? सो दिस इज हाउ आई हैव मैच द, ओके, मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन हमें इस तरह से सॉल्व करना है। सो ये होने के बाद में नेक्स्ट कर दीजिए। नेक्स्ट कर देंगे तो आपको आंसर इन वन सेंटेंस रहेगा, या फिर यहाँ पे हम मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं ना, सो एक कोई भी रैंडम क्वेश्चन है जो कि कम मार्क्स का है, दो मार्क्स का है, फिर 3 मार्क्स का, ये यानी कि छोटा क्वेश्चन है, इसको भी आप बहुत जल्दी सॉल्व कर पाओगे। सो वो क्वेश्चन यहाँ पे मैंने क्वेश्चन क्या लिखा है, इन विच स्टैंडर्ड डू यू स्टडी, इस क्वेश्चन पे वो एक्चुअल क्वेश्चन रहेगा, और आपको वो क्वेश्चन पढ़ना है। क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको बाद में आपको वो लिखना, क्वेश्चन का आंसर लिखना है नोटबुक पे। ओके, नोटबुक पे आंसर लिखना, आप आंसर लिखे हो गया तो आप यहाँ पे जो नीचे बटन दिया है ना, ऐड फाइल, तो ऐड फाइल पे क्लिक करेंगे। सी, ऐड फाइल पे क्लिक किया। वॉइस इज ब्रेकिंग लिटिल बिट, ओके इज इट? ओके, ऐड किया मैंने, ठीक है। सेलेक्ट फाइल्स फ्रॉम योर डिवाइस किया। सेलेक्ट फाइल्स फ्रॉम योर डिवाइस करने के बाद में मुझे यहाँ पे कैमरा और फाइल्स, ये दो ऑप्शन दिखाई, ठीक है, देखिए कैमरा और फाइल्स, ये दो ऑप्शन मुझे दिखाई देने लगे। सो कैमरा आप सेलेक्ट करना है, कैमरा सेलेक्ट करूंगा मैं तो मेरा कैमरा ओपन हो जाएगा, और आपको जो आपने आंसर लिखा है उस आंसर का फोटो निकाल के अपलोड कर देना है। ओके, सो मैं यहाँ पे फोटो नहीं निकाल रहा हूँ, आप लोग फोटो निकालिए और अपलोड कर दीजिए। आपको प्रैक्टिस के लिए मैं ये पेपर की लिंक भेज दूंगा, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ओके, ठीक है, तो चलिए ये होगा आंसर इन वन सेंटेंस वाला, छोटे आंसर रहेंगे। नो नो, यू डोंट सी, it's directed to my file directly. Okay, you don't have the option of camera. So Maitreya, okay, I'll help you. Okay, just wait. See, पहले जय का क्वेश्चन सॉल्व कर लूं। सर, डज वी हैव टाइप, डज वी हैव टू टाइप अदर आंसर? नहीं, आपको कोई भी आंसर टाइप नहीं करना है, यू डोंट हैव टू टाइप एनी आंसर, ठीक है, आपको कोई आंसर टाइप नहीं करना है। यू जस्ट हैव राइट इट ऑन योर नोटबुक एंड देन यू हैव टू अपलोड द फोटोग्राफ ऑफ इट एंड मेक, ओके ओके ओके, सी, या I'll give you one solution my dear. Okay, चलिए, सो कहाँ तक थे हम, आंसर लिखना है। सो फोटो निकालते वक्त आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी है कि आपका जो फोटो आपने निकाला है वो इजीली विजिबल है, और उसकी जो कम एम का होना चाहिए, 10 MB से तो बड़ा होना ही नहीं चाहिए। 10 MB से अगर बड़ा है तो वो अपलोड ही नहीं होगा। ओके, सो आपका जो फोटो है जितना छोटा हो सके उतना छोटा रहना चाहिए, और जितना क्लियर दिख सके उतना अच्छा है, ठीक है। सो वो उसी फोटो की मदद से हम क्वेश्चन को सॉल्व करने, सॉरी चेक करने वाले हैं। फिर आप नेक्स्ट सेक्शन में जाएंगे तो नेक्स्ट सेक्शन में आपको आंसर इन ब्रीफ मिलेगा। ओके, सी नाउ आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट सेक्शन, इट इज रिक्वायर्ड। ओके, सो या, सो यहाँ पे नेक्स्ट करने के बाद में एक और फाइल, नो नो नो, आई डिडंट, ओके, सो दैट वाज द, सी इसी तरह से आपको, ओके, आई विल जस्ट स्टॉप प्रेजेंटिंग so that my voice will be clear. Okay, now let me know whether my voice is clear or not. Is it clear? Because मैंने अभी प्रेजेंटेशन बंद किया है मेरा मोबाइल का, सो my voice must be clear now. Is it? Okay, good, thank you. So see, अभी जिन लोगों को कैमरा का ऑप्शन नहीं है, ठीक है, तो उन लोगों को क्या करना है, पीसी अरेंज करना है, मतलब पीसी पे आप एग्जाम देंगे, या फिर आपको दूसरे किसी मोबाइल पे एग्जाम देना है। अभी किस तरह से करना है देखो मैत्रिया, तुम क्या करोगी कि पीसी पे मेल पे आप लिंक भेज देना, आपकी जो पेपर की लिंक है वो मेल पे भेज देनी है आपको, और पीसी पे आप ओपन कीजिए पेपर को, और आपके मोबाइल से फोटो निकाल के आप अपने मेल पे सेंड करेंगे, और सेंड करके वहां से डाउनलोड करके अपलोड करेंगे। ठीक है, समझ रहे हो? फोटो निकाला मोबाइल से, मेल पे सेंड किया इमीडिएटली, और मेल पे सेंड करके वही फोटो तुमने पेपर में ऐड कर दिया। समझ रहे हो? यस और नो? या, व्हाट इज दैट मैत्रेया? ओके, व्हाटएवर इट इज, सी,
ठीक है। सो चलिए, ओके, सो वी विल जस्ट मूव टू आवर रिवीजन पार्ट। जो बचा हुआ रिवीजन है वो रिवीजन करेंगे, ठीक है। पॉलिनोमियल्स, सी, पॉलिनोमियल्स इज आवर थर्ड चैप्टर। पॉलिनोमियल्स में हमने देखा था, क्या क्या देखा था कि पॉलिनोमियल्स की कितने कितने टाइप्स रहते हैं। अगर उसमें एक ही टर्म है, ठीक है, एक ही टर्म है, तो उसको क्या कहेंगे हम, मोनोमियल। और अगर इसमें दो टर्म है, टू टर्म्स इन अ पॉलिनोमियल, दैट इज कॉल्ड बायनोमियल। और तीन है तो ट्राइनोमियल, और तीन से ज्यादा रहेंगे तो क्या कहेंगे हम उसे, पॉलिनोमियल कहेंगे। गुड, ठीक है, चलो। सो डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या है कि अगर किसी भी पॉलिनोमियल में जो x की मैक्सिमम पावर रहेगी, दैट इज गोइंग टू बी अवर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ओके। और डिग्री ऑफ कांस्टेंट क्या रहेगी, डिग्री ऑफ कांस्टेंट विल बी डिग्री ऑफ एनी नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज जीरो। मतलब कांस्टेंट के साथ में कुछ भी मल्टीप्लाइड नहीं है, ठीक है। सो x रेज टू जीरो इज 1, so that's why degree of a constant is 1. Degree of zero polynomial is not defined. See, this is very important. Degree of zero polynomial is not defined. मतलब अगर मैं जीरो लिख देता हूं, तो इसको आप, इसकी डिग्री आप नहीं लिख सकते, ठीक है। इट इज नॉट डिफाइंड, ये ध्यान में रखिए। नाउ डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल इन मोर देन वन वेरिएबल, degree of a polynomial in more than one variable. The highest sum of powers of variables in each term of polynomial is the degree of a polynomial. So see, this is a polynomial given to us that is in a two variables m and n are present here. ठीक है, 3m cube n raised to 6 plus 7m cube n raised to 3 minus mn is a polynomial in two variables m and n. Degree of the polynomial is 9. Now how it is 9? See, 3 plus 6 is equals to 9. यहाँ पे m की डिग्री है 3 और n की डिग्री है 6, सो इन दोनों को ऐड करके जो डिग्री बनेगी, दैट विल बी द डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, दैट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल, ओके। सो दैट इज 9 हियर। सो दिस, इस तरह से हम डिग्री निकाल सकते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म, कोएफिशिएंट फॉर्म एंड इंडेक्स फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म हमें पता होना चाहिए, कोएफिशिएंट फॉर्म हमें पता होना चाहिए, और इंडेक्स फॉर्म हमें पता होना ही चाहिए। तो ये क्या क्या रहते हैं हम देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। सो वेट इट इज, ओके, सी, p of x is a given polynomial, that is x minus 3x square plus 5 plus x raised to 4 is a polynomial in x which can be written in descending order. मतलब कि ये यहाँ पे जो लिखा है वो रैंडम ऑर्डर में लिखा है, यहाँ पे कोई भी पर्टिकुलर ऑर्डर नहीं है। सो इफ वी राइट इट इन ए डिसेंडिंग पावर्स ऑर्डर, मतलब कि डिसेंडिंग पावर्स की ऑर्डर में हम इसे लिखे, x रेज टू 4 है, फिर x रेज टू 3 आएगा, x रेज टू 2 आएगा, x raised to x, sorry, x raised to 1 and 0 and so on like this. So this is called the standard form. Remember this, standard form क्या होता है, remember कर लीजिए। उसके बाद में अभी, but this polynomial there is no term having power 3 of the variable, we can write it as a 0 x raised to cube, ठीक है। x raised to 4 है, x raised to 2 है, लेकिन x raised to 3 की टर्म तो यहाँ पे दी ही नहीं है, बराबर। सो x रेस टू 3 की टर्म हम इसे यहाँ पे ऐड करेंगे। सो सी, x रेस टू 4 प्लस 0 x रेस टू 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 5, मतलब जो टर्म हम मिसिंग थी उस टर्म को हमने लिख दिया, और इस फॉर्म को हम कहेंगे इंडेक्स फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल, इंडेक्स फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल। नाउ कोएफिशिएंट फॉर्म, कोएफिशिएंट फॉर्म क्या कि जब हम इंडेक्स फॉर्म में लिखेंगे एक्चुअली प्रॉपरली, सो उसके जो कोएफिशिएंट है उसको हम उठाएंगे, फॉर दिस कोएफिशिएंट 1, फॉर दिस कोएफिशिएंट इज 0, फॉर दिस कोएफिशिएंट इज -3, x का कोएफिशिएंट 1 है और इसका कोएफिशिएंट तो 5 है, व्हिच इज क्वाइटली ऑब्जर्वेबल। सो दिस इज अ कोएफिशिएंट फॉर्म ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, ठीक है। तो मैं अगर आपको एक एग्जांपल देता हूं कोएफिशिएंट फॉर्म फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। सो फाइंड आउट कीजिए, x रेज टू 7
माइनस एक्स रेस टू 5 प्लस 4x³ प्लस 3x² प्लस 1। इसका कोएफिशिएंट फॉर्म लिखिए जल्दी जल्दी, चलिए। एवरीवन प्लीज राइट द कोएफिशिएंट फॉर्म ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। लिख सकते हो या फिर नहीं? फर्स्ट ऑफ ऑल एवरीवन जस्ट पुट यस और नो इन द चैट बॉक्स सो दैट आई विल नो कि आप लोग सुन रहे हैं। लिख सकते हो? चलो ट्राई करो, नोटबुक पे पहले ट्राई करो, बाद में यहाँ पे लिखो। कोएफिशिएंट फॉर्म चाहिए मुझे इसका, इस पॉलिनोमियल का। बाकी लोग क्या कर रहे हैं? सिर्फ धीरज ने और अनुज ने रिस्पॉन्स दिया है। बाकी लोग अविग्ना, द्विजेश, जय, मैत्रेया, ऋषि, आप लोगों को मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? आ रही है तो चलो लिखो फटाफट, कोएफिशिएंट फॉर्म लिखो। ओके, द्विजेश ने लिखा है 1 - 1 4 3 1। ओके, कोई और? ओके, जय ने भी लिखा है 1 - 1 4 3 1। ठीक है, बाकी किसी ने निकाला है आंसर? कोएफिशिएंट फॉर्म? मैत्रेया ने निकाला है 1 - 1 4 3 1 1। ओके, गलत निकाला है सब लोगों ने। ठीक है, सी x⁻⁷ है, x⁻⁶ की टर्म गायब है, सो x⁻⁷ का कोएफिशिएंट आएगा 1। x⁻⁶ की टर्म है ही नहीं तो यहाँ पे 0 आएगा। उसके बाद में x⁻⁵ की है तो -1 आएगा। ठीक है, x⁻⁴ की भी नहीं है तो फिर से 0 आएगा। x⁻³ की है तो 3 का कोएफिशिएंट है 4, और x⁻³ के बाद में x⁻² की भी टर्म है सो यहाँ पे 3 आएगा। x⁻1 की टर्म नहीं है सो यहाँ पे फिर से 0 आएगा, और लास्ट 1 आएगा। सो दिस इज द प्रॉपर कोएफिशिएंट फॉर्म ऑफ गिवन पॉलिनोमियल 1 0 - 1 0 4 3 0 1। गॉट इट? ठीक है, सो कोएफिशिएंट फॉर्म में कितने एलिमेंट्स आएंगे? कोएफिशिएंट फॉर्म में कितने एलिमेंट्स आएंगे देखिए, कितने आए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 एलिमेंट्स यहाँ पे आए हैं, लेकिन इसकी पावर कितनी है? 7 है। मतलब पावर से एक एलिमेंट ज्यादा आना चाहिए कोएफिशिएंट फॉर्म में। सो दिस इज कॉल्ड द प्रॉपर कोएफिशिएंट फॉर्म। ओके, चलो ठीक है, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, which is that okay, operations on polynomial. Subtract 5 square 5a² minus 5a 2a from 7a² plus 5a plus 6। सो ये जो ऑपरेशन है बहुत ही इजी है। 7a² में से 5a² माइनस हो जाएगा, बराबर, और सब्ट्रैक्ट करने के लिए बोला है, एक्चुअल में सब्ट्रैक्ट करने के लिए बोला है। तो सब्ट्रैक्ट करना है मतलब सी
7a² यहाँ पे लिखा, प्लस 5a लिखा, प्लस 6 लिखा, माइनस 5a² माइनस 2a। सो ये जब बाहर निकलेगा तो ये माइनस बन जाएगा, और ये जो 2a है ये प्लस बन जाएगा। सो 7a² प्लस 5a प्लस 6 एज इट इज लिख दिया, और यहाँ पे माइनस 5a² हुआ और ये प्लस 2a हुआ। ठीक है, तो ये माइनस 5a² 7a² में से माइनस हो जाएगा, सो बचेगा 2a²। 5a प्लस 2a बनेगा 7a, और 6 इज एज इट इज। सो दिस इज हाउ वी ऐड और सब्ट्रैक्ट पॉलिनोमियल। मतलब कि जिनकी पावर सेम रहेगी या फिर ऑर्डर सेम रहेगी, उन्हीं एलिमेंट्स को हम ऐड कर सकते हैं। मल्टीप्लीकेशन में ऐसा नहीं होता है। मल्टीप्लीकेशन में अगर मैं -2a मल्टीप्लाइड बाय 5a² करता हूं तो -2 और 5 की मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी, दैट इज -10, एंड a² मल्टीप्लाइड बाय a इज a³। ओके, so this is how we multiply. Similar for division. डिवीजन में भी हमें लाइक पावर्स को मल्टीप्लाई या फिर करने की जरूरत नहीं है. We can multiply with anything. Okay, practice set 3.2 is for you. After that, synthetic division. So synthetic division का भी हमने एक मतलब अच्छे से बहुत डिटेल में सीखा है. तो इसके लिए भी आपको वो वीडियो ही जाके देखना पड़ेगा. ठीक है, आप लोग वही वीडियो एक बार जाके देखिए सिंथेटिक डिवीजन के लिए. लीनियर डिवीजन आई थिंक हमारे सिलेबस में है ही नहीं. बराबर, लीनियर डिवीजन तो कैंसिल हो गई है सिलेबस से. उसके बाद में वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल. अगर हमें किसी पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है तो किस तरह से निकाल सकते हैं. फॉर एग्जांपल, वी हैव गिवन वन पॉलिनोमियल दैट इज px इज इक्वल्स टू 2x² माइनस 3x प्लस 5. फॉर x इज इक्वल्स टू 2 के हमें यहाँ पे वैल्यू निकालनी है. तो क्या करना है, सिंपली वी हैव टू पुट 2 in place of x, so we will get the value of that polynomial. तो बहुत इजी है, x की जगह पे सिर्फ 2 पुट कीजिए और वैल्यू क्या कैलकुलेट कीजिए. सो p of 2 is 2, p of 2 is 7, सॉरी 2 नहीं. ठीक है, सो रिमाइंडर थ्योरम. सो रिमाइंडर थ्योरम में एक इंपॉर्टेंट चीज जो कि हमें हमेशा याद रहनी चाहिए, दैट इज ओके. सो देयर इज वन फॉर्मूला. Where is that? Let me just check. Okay, what is division formula? Let's say there is a relation between the value of p of px for x is equals to minus a multiplied 1, that is p of minus a, and the remainder of p of x is divided by x plus a. To understand these relations, let's learn the following example. तो अभी हम इस एग्जांपल को देखते हैं जिससे कि हमें समझ में आएगा कि रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है. सो यहाँ पे एक पॉलिनोमियल दिया गया है. सो हमें इसको डिवाइड करना है बाय x प्लस 1. सो x प्लस 1 से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 7 आता है. ठीक है, x प्लस 1 को अगर हम यहाँ पे सॉरी इस पॉलिनोमियल को x प्लस 1 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 7 आता है. सो लेट्स डिवाइड बाय द सिंथेटिक डिवीजन. सो सिंथेटिक डिवीजन से भी अगर हम डिवाइड करें तो रिमाइंडर 7 ही आ रहा है, और क्वोशंट इज 4x minus 5 and remainder is 7. See, this is a quotient and this is a remainder that is same for both. Now we will find the relation between remainder and the value of the polynomial as follows. So अभी हम इस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे. देखिए यहाँ पे हमें डिवाइड करना था x प्लस 1 से. x प्लस 1 से डिवाइड करना था तो हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे, x इज इक्वल्स टू -1 पुट करेंगे. सी, x प्लस 1 इज इक्वल्स टू हमें 0 पकड़ के चलना है, तो x अगर इधर जाएगा राइट साइड में तो इट विल बी -1. ओके, सो अगर यहाँ पे x -1 से हम डिवाइड करते तो x इज इक्वल्स टू 1 पुटअप करते. सो देखिए x इज इक्वल्स टू -1 अगर मैं यहाँ पे रखूंगा तो इस पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है वो 7 ही आएगी, विच इज ऑल्सो रिमाइंडर. ठीक है, सो इस तरह से ये रिमाइंडर थ्योरम होता है. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस रिमाइंडर थ्योरम बिकॉज इट इज नॉट दैट हार्ड, इज इट? ओके, गुड. ठीक है, लेट्स स्क्रॉल थ्रू. फैक्टर थ्योरम देख लीजिए. फैक्टर थ्योरम भी क्या है. ओके, फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल. सो ये फैक्टर्स किस तरह से निकालने हैं ये भी आप एक बार घर पे देख लीजिए. ओके, सो प्रॉब्लम सेट 3 इज देयर. प्रॉब्लम सेट 3 के बाद में रहा रेशियो एंड प्रोपोर्शन. तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन के पहले जो प्रैक्टिस सेट है वही एग्जाम में आने वाले हैं. सो आई थिंक इसमें इतना कुछ ज्यादा रिवाइज करने की जरूरत नहीं है. रेशियो एंड प्रोपोर्शन में जो बचा हुआ पार्ट है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का और थर्ड चैप्टर का, वो पार्ट आप लोग घर पे पढ़ाई कीजिए उसकी. ओके, चलेगा. सो आई थिंक वी शुड स्टॉप नाउ फॉर टुडे. ओके, and I think you don't have any kind of a doubt regarding exam.
अगर एग्जाम के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है, सो प्लीज पुट योर डाउट्स इन द चैट बॉक्स इफ एनीवन हैव एनी डाउट। बताइए किसी को कोई डाउट है। एग्जाम रहेगी 30 मार्क्स की, ठीक है। नो डाउट। चलिए, मैत्रेया को डाउट नहीं है, ऋषि को डाउट नहीं है, बाकी लोग ओके। आई विल सेंड दैट डेमो लिंक, नो नो प्रॉब्लम, ठीक है। चलिए, मैं ग्रुप पे डेमो लिंक सेंड कर दूंगा। नो डाउट रिगार्डिंग एग्जाम, 30 मार्क्स की एग्जाम रहेगी। मैं फिर से एक बार बता देता हूँ, ठीक है। सिलेबस आपको पता है। चलिए, सो बुक साथ में लेके नहीं बैठना है एग्जाम के लिए, क्योंकि मैं वैल्यूज चेंज करूंगा। जो बुक में वैल्यूज रहेगी वो वैल्यूज आपको नहीं मिलेंगी एग्जाम में, थोड़ी सी चेंज रहेगी, ठीक है। सो यू हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम। यू वोंट गेट द आंसर्स इन टेक्स्ट बुक, आपको टेक्स्ट बुक में आंसर नहीं मिलेंगे, ओके। ये भी आप पकड़ के चलिए। सो इसके लिए आपको प्रैक्टिस ही करना है, ओके। आपको वो एग्जाम्पल सॉल्व करते ही आना चाहिए, तभी आप आंसर दे पाएंगे और मार्क्स स्कोर कर पाएंगे, ओके। तो ठीक है, चलिए, थैंक यू फॉर कीपिंग पेशेंस फॉर 15 एक्स्ट्रा मिनट्स। हमने हम आज 15 मिनट एक्स्ट्रा क्लास लिया और आप लोगों ने अच्छे से सुना, इसके लिए थैंक यू एवरीवन। एंड बाय बाय, वी विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, ओके। सो नाउ यू कैन लीव द क्लास, यू आर फ्री टू लीव द क्लास। चलिए, ओके, बाय बाय, थैंक यू, बाय बाय, या बाय, थैंक यू। अनुज, अनुज लीव द मीटिंग। अनुज लीव द मीटिंग। जय लीव द मीटिंग। I think Anuj is not with his mobile.